जय हिंद साथियों, लाइव लेसन पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं समास की। समास पर बात करने से पहले बच्चों, पहले मैं कहना चाहूँगा आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बच्चों दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बच्चों, आप जो कमेंट करते हो ना, वे मुझे भाव विभोर कर देते हैं। आपके कमेंट मेरे लिए प्रेरणादायी स्रोत का काम करते हैं। और बच्चों, मैं आपको देखकर, आपके कमेंट देखकर अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूं और आपके लिए बहुत से अच्छा जो कंटेंट है तैयार करने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। टॉपिक है हमारा समास। समास में हम बात करते हैं बच्चा समास होता क्या है। और एक बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, शब्द संरचना। शब्द संरचना कितने प्रकार से होती है, अर्थात शब्द संरचना की इकाई कितनी है। नहीं आया समझ में? शब्द कितने रूप से या कितने प्रकार से बन सकते हैं बच्चा। शब्द संरचना की इकाई 4 होती है। एक संधि, संधि से शब्द की संरचना की जाती है। और एक ये हमारा जो टॉपिक है, इससे भी शब्द की संरचना की जाती है। और बच्चा उपसर्ग लगाकर भी शब्दों की संरचना की जाती है। और लास्ट में सबसे लास्ट की इकाई है प्रत्यय। प्रत्यय जोड़कर भी शब्दों की संरचना की जाती है। अर्थात शब्द संरचना की इकाई कितनी है? 4 है। बच्चा, हमने जब शब्द पढ़ाए थे रचना के आधार पर शब्दों के भेद थे 3। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्दों की संरचना की इकाइयां कितनी हैं? प्रश्न अगर आए यौगिक शब्दों की इकाइयां कितनी हैं तो बताना बच्चों, 4 हैं। हमने संधि पढ़ा था। संधि की अगर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाया होगा तो इसके लिए हम अभी जल्द से जल्द संधि के लिए भी कंटेंट तैयार करने वाले हैं। हमने समास की बात की है। आज समास से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। और ध्यान से सुनना, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उपसर्ग कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, प्रत्यय कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, इनके बारे में भी गहनता से अध्ययन किया जाएगा। और पहले गहनता से अध्ययन करेंगे हम समास। बच्चों, जो ये समास है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और समास का संधि विच्छेद क्या होता है, समास का विलोम शब्द क्या होता है, ऐसे कुछ प्रश्न अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्तीकरण करना। मैं इसकी परिभाषा बता दूंगा। मतलब क्या है? संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। इतना बड़ा शब्द हो, 2-3 शब्द हो, उन्हें मिलाकर एक ही शब्द अगर बना दिया जाए। आपने देखा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वैसे ही समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आएंगे हम, छोटा एब्रीवेशन करेंगे। समास में क्या करना होता है? एब्रीवेशन करना होता है। बच्चा, अगर हम इसका संधि विच्छेद भी करें तो संधि विच्छेद याद रखना, संधि विच्छेद होता है इसका सम प्लस के आस, सम धन आस। बच्चा, सम का मतलब होगा यहां से पास, बैठ, पास, समीप। मतलब क्या है? सम का मतलब क्या है? यहां समीप है। और बच्चों, आस का मतलब होता है बैठना। संक्षिप्तीकरण तो हमने अलग बता दिया, लेकिन हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद के बाद इसका क्या अर्थ निकलता है वो देखना जरा। आस से बैठना बनेगा,
आस से आसन बनेगा या आस से ही आसन भी बनेगा। थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चा। समीप बैठना ही समास है। समीप बैठना या बैठाना ही समास है। आसन का मतलब होता है तरीका, बैठने का तरीका या बैठा हुआ, और आसन होता है ये आसन बैठने की जगह और ये आसन बैठने का तरीका। समीप बैठने का तरीका या समीप बैठा हुआ, ऐसा कुछ समास का अर्थ निकल कर आता है। अगर संधि विच्छेद पूछे तो बच्चा ये बता देना। समास का संधि विच्छेद होता है सम प्लस के आस। बात करते हैं आगे बच्चा। इसके बाद समास का विलोम शब्द अगर पूछे, समास का विलोम शब्द आप विग्रह कभी नहीं बताएंगे। समास का अगर विलोम शब्द आया, ऑप्शन में एक ऑप्शन में होगा विच्छेद, एक ऑप्शन में होगा विग्रह, एक ऑप्शन में होगा व्यास। बच्चों समास का विलोम शब्द आप व्यास बताकर आएंगे। समास का विलोम शब्द व्यास बताकर आना है। व्यास ही इसका सही आंसर होगा। वी का मतलब अन्य, आस मतलब बैठना, मतलब बहुत सारे अन्य जगह बैठना। छोटे शब्द को बड़ा करना व्यास कहलाता है, बड़े शब्द को छोटा करना समास कहलाता है। ये संक्षिप्तकरण है और बच्चों ये अलग अलग करना है। संधि का भी अब विलोम शब्द सुन लो। संधि का विलोम शब्द सही मायने में विग्रह होता है। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है, परंतु संधि के विलोम शब्द में बच्चों, संधि के विलोम शब्द में विच्छेद, विग्रह ये ऑप्शन में जरूर मिलते हैं। संधि का विलोम शब्द अगर विग्रह और विच्छेद दोनों आए, संधि के विलोम शब्द में विग्रह और विच्छेद दोनों आए, बच्चा विग्रह लगा के आना है। लेकिन ऑप्शन और भी देखने हैं। अगर ए और बी दोनों ऐसा ऑप्शन दिया होगा तब विच्छेद और विग्रह दोनों हो जाएंगे, लेकिन विग्रह और विच्छेद दोनों दिया हो तो संधि का विलोम शब्द विग्रह और समास का विलोम शब्द व्यास होगा। व्यास होगा बच्चों, यण संधि है इसके अंदर। बात करते हैं आगे, समास का अर्थ क्या है, समास की परिभाषा क्या बनेगी। अब आपने शाब्दिक अर्थ तो पढ़ लिया इसका, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है बच्चा आराम से पढ़ेंगे। पूरा जो टॉपिक है ये आराम से, मुझे पता है आपने बुक से सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन बुक में पढ़कर आप रट कर चले जाओगे, समझ में नहीं आता। बच्चा आपने रट कर एग्जाम्पल रट कर चले गए, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे आएंगे या परिभाषा दे देगा। एग्जाम्पल आपने पूरे बहुत सारे रट रखे हैं समास के, लेकिन वहां पर दे दी परिभाषा, इसके टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चन दे दिया। परिभाषा ज्यादा आ रही है इस बार। पर्सन पेपर में ऐसे बनाए जाते हैं, आते पिछले पेपरों से ही है, लेकिन उन पर्सनों को घुमाकर दूसरा पर्सन बना दिया जाता है। मतलब क्या है, पहले एग्जाम्पल आते थे, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से, परिभाषा से, एग्जाम्पल से और बच्चों इस समास के विग्रह से। भैया एग्जाम्पल पूछेगा, समास पूछ लेगा, विग्रह पूछ लेगा, बड़ा आसान होता है। समास का विग्रह बड़ा आसान होता है। समास कौन सा है ये अब तक आते थे क्वेश्चन, लेकिन अगर नया क्वेश्चन आ गया बच्चों, परिभाषा से पर्सन बन गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चा, आप कर दोगे। और जिसने ये एग्जाम्पल रट रखे होंगे बस वो छोड़ कर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, समास की परिभाषा क्या बनेगी बच्चों। समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से
अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग से शब्द बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। बच्चा, दो या दो से अधिक शब्द थे, उन्हें सबको जोड़कर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। प्रक्रिया, समास एक प्रक्रिया है। शब्दों को संक्षिप्तकरण करने की एक प्रक्रिया है समास, और कुछ नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से। आपके घर में एक हवन का आयोजन होना है। मान लिया पिताजी ने आपको बाजार जाने के लिए कहा और कहा कि भैया हवन के लिए सामग्री लेकर आना। बेटा, हवन के लिए सामग्री लेकर आना। आप चले गए बाजार, क्या लेकर आनी है? हवन के लिए सामग्री लेकर आनी है। चले गए बाजार। जैसे ही आप बाजार से ये सामग्री लेकर आते हो तो पिताजी क्या पूछेंगे? हवन सामग्री ले आए क्या? पहला वाक्य यही रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा आपसे। हवन सामग्री आप ले आए क्या? क्या पूछा क्वेश्चन? हवन सामग्री आप ले आए क्या? बच्चा देखो, शुरू में पिताजी ने बोला था हवन के लिए सामग्री। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 शब्द हैं। फिर जब आप वापस आ गए तो आपसे पूछा गया हवन सामग्री ले आए क्या? हवन सामग्री ले आए क्या मतलब क्या है? इतने शब्दों के लिए एक शब्द ले आए। ये जो विभक्ति थी बीच में, इसका लोप कर दिया। विभक्ति क्या होती है? ये विभक्ति होती है, या इसको योजक बोलते हैं, या बच्चों इसको अव्यय भी बोलते हैं। बच्चा, हवन के लिए सामग्री से के लिए हटाया, क्या बन गया? हवन सामग्री। बच्चा, ये इस विभक्ति को हटाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग से शब्द बनाया जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? समास कहेंगे। और जो शब्द बनेगा उसे समासिक पद कहा जाता है। जो समास प्रक्रिया से जो शब्द बनेगा उसे समासिक पद कहा जाता है। और बच्चों एक और बात क्या है, ध्यान से सुनना। हवन सामग्री को समस्त पद भी कहा जाता है, या समासिक पद को समस्त पद के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बता दी आपको ये बात। समास की परिभाषा कैसे पता लगी? बच्चा, कई सारे शब्दों को सार्थक योग में लिखा जाए और नया शब्द बनाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? समास कहा जाएगा। और बच्चों, जो शब्द तैयार होगा उसे समासिक पद या समस्त पद कहा जाएगा। इसके आगे की बात क्या है? इसके आगे की बात समास विग्रह से संबंधित है। समास विग्रह क्या होता है? बच्चों, समास का जो शाब्दिक अर्थ है या समास का विलोम शब्द है व्यास, लेकिन समास को या समासिक पद को पुनः उसी रूप में लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। बच्चा, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं यहां भी। समास की परिभाषा क्या निकल कर आई? समास की परिभाषा निकल कर आई दो या दो से अधिक शब्दों को
सार्थक योग में लिखा जाए और नया शब्द बनाया जाए उसे समास कहा जाता है। बच्चा संधि की परिभाषा क्या होगी फिर? संधि की परिभाषा क्या होगी? समास की परिभाषा में दो या दो से अधिक शब्द जुड़ते हैं और संधि में बच्चों केवल दो वर्ण जुड़ते हैं, ये याद रखना। संधि में दो वर्णों का योग संधि कहलाती है और समास दो या दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का योग समास, दो वर्णों का, केवल दो या दो से अधिक मत बता देना, दो वर्णों का योग संधि कहलाता है। आया समझ में? इससे आगे बढ़ते हैं बच्चा, केवल दो वर्ण बताना संधि में और समास में दो या दो से अधिक शब्दों। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह, जो आपने विभक्ति हटाई थी, जो आपने योजक चिन्ह हटाया था, उसे पुनः फिर से लिख देना, उनके बीच में फिर से लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। आई बात समझ में? नहीं आई तो हम लिखते हैं यहां पर बच्चा, विभक्ति योजक या अव्यय को समासिक पद में, अव्यय को समासिक पद में फिर से लिख देना या फिर से विभक्ति को वापस रख देना ही समास विग्रह कहलाता है। फिर से लिख देना, जैसे हमने एक समासिक पद कौन सा बनाया था? हवन सामग्री। हवन सामग्री को क्या लिखोगे आप? हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अच्छा, यहां पर यह समास विग्रह हो गया। अगर इधर से पूछेगा तो ये समास विग्रह हो गया और इधर से पूछेगा तो बच्चों ये समास हो गया। ये समास है और ये समास विग्रह है। याद रखना बच्चों, विभक्ति को योजक या अव्यय भी कहा जाता है। तुम्हें पता है के लिए एक अव्यय तो है, एक शब्दों को जोड़ने के लिए एक शब्द बताए थे ना हमने, अभिकारी शब्दों में अव्यय ही होते हैं। अभिकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हम आगे। समास विग्रह कंप्लीट हुआ। समास विग्रह से आगे समास विग्रह के भेद कितने हैं? सोचो बच्चा, समास विग्रह के भेद कितने हैं? अब कोई बता रहा होगा 6, कोई बता रहा होगा 4, कोई बता रहा होगा 5। बच्चा, समास विग्रह के भेद पूछ रहा हूं, न कि समास के। बच्चा बहुत ही डीपली चला गया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है किसी अगले पेपर में आने वाले में। समास विग्रह के भेद, न कि समास के भेद। बच्चा समास विग्रह के भेद, बच्चा समास अलग है ना और समास विग्रह अलग है ना। समास विग्रह के भेद पूछ रहा हूं। समास विग्रह के भेद होते हैं 2, केवल 2 भेद होते हैं समास विग्रह के। बच्चों याद रखना, नित्य समास विग्रह और अनित्य समास विग्रह। और बच्चों किसी किसी बुक में ये भेद थोड़ा सा अलग दे रखे, इसे लौकिक समास विग्रह भी कहा जाता है और इसे अलौकिक समास
विग्रह भी कहा जाता है। बच्चा काम की बातें हैं, जो दूसरे बच्चे हैं उनसे आगे निकलना है तो कुछ पर्सन, कुछ या सारे टॉपिक आप डीपली पढ़ोगे, तभी आप दूसरे बंदों से आगे निकल पाओगे। यही बात बता रहा हूँ आपको। समास विग्रह के दो प्रकार, नित्य समास विग्रह और अनित्य समास विग्रह। बच्चों इन्हें लौकिक समास विग्रह या अलौकिक समास विग्रह भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना है क्या। नित्य समास विग्रह क्या होता है। नित्य समास विग्रह जिसमें सीधा एक शब्द को तोड़कर विग्रह कर दिया जाता है, उसका अर्थ नहीं बताया जाता, तो वहां पर नित्य या लौकिक समास विग्रह होता है। जैसे हमने इसका किया, इसका कोई अर्थ नहीं समझाया हमने। लेकिन अनित्य और अलौकिक समास विग्रह संस्कृत में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें अर्थ भी बताया जाता है, जिसमें अर्थ भी बताया जाता है। बच्चा वह केवल हिंदी में केवल यह समास विग्रह प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी में केवल नित्य या लौकिक समास विग्रह प्रयुक्त किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी में कौन से समास विग्रह का प्रयोग किया जाता है या हिंदी में कौन से समास विग्रह का प्रचलन है। तो बता रहा बच्चों, नित्य या लौकिक समास विग्रह। बात करते हैं हम आगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, बस आपको याद रखना समास विग्रह के दो प्रकार हैं। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए हिंदी में कौन सा है, ये है। दूसरा, ये दोनों प्रकार संस्कृत में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन हिंदी में केवल एक है, नित्य या लौकिक समास विग्रह। बात करते हैं बच्चों आगे। बात करते हैं हम समास के भेद की। समास के कितने भेद हैं। समास के भेद जो 4, 5, 6 बता रहे थे, वो अब सुन लीजिए जरा। कोई 6 ही बता रहा था। हालांकि डायरेक्टली अगर प्रश्न पूछा जाए समास के भेद कितने हैं, तो बताना बच्चों 6 भेद हैं। समास के भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। अगर डायरेक्टली आपको प्रश्न पेपर में आता है, हिंदी में समास के भेद कितने हैं तब भी 6 बताना, या समास के भेद कितने हैं तब भी 6 बताना। लेकिन बात आती है कि सर कहीं पर 4 भेद भी हैं और कहीं पर 5 भेद भी हैं। बच्चों कहीं पर 6 भेद भी हैं। क्या मतलब है इनका 4, 5, 6 समास के भेद कैसे होंगे, सुन लो जरा। समास के 4 भेद प्रधानता के आधार पर, शब्द प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। शब्द प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। बच्चा अगर इससे पहले थोड़ा सा आप बुक में इनके भेद पढ़ लें, उसके बाद जो मैं बता रहा हूं ना तब आएगा समझ में, क्योंकि 6 भेद आपकी बुक में दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टॉपिक ये प्रश्न पूछ लिया पेपर में कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, ये पेपर में आ गया तो बच्चों 4 बताना है। प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। बच्चा 4 भेद कैसे, समास पद में या समासिक पद में 2 पद आ जाते हैं। समासिक पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। बच्चा अभी हमने लिखा था हवन सामग्री। हवन सामग्री प्रधानता के आधार पर कैसे 4 भेद हो देंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। बच्चा ये पूर्व पद है, ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है, ऐसा भी बन सकता है। इसको हम पूर्व पद या उत्तर पद भी कह सकते हैं और इसे
पहला पद या दूसरा पद भी कहा जा सकता है और उत्तर पद को पर पद भी कहा जाता है। बच्चा जो पहले आया उसे प्रथम, पूर्व या पहला पद कहते हैं, बाद में आया उसे अंतिम, उत्तर या दूसरा पद भी कहा जाता है। पूर्व के साथ पर भी आ सकता है। पूर्व का विलोम शब्द बच्चों पर होता है। पूर्व पर पद, पूर्व पद पर पद। बच्चा ये जो अगर पर्सन आया, पर्सन पूछा गया, प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हैं? 4 होंगे। बच्चा किसी समास में प्रथम पद प्रधान होता है तो बच्चा प्रथम पद प्रधान समास। प्रथम पद प्रधान समास पहला भाग हो चुका है इसका। किसी समास में अंतिम पद प्रधान होता है तो उसमें क्या बोलेंगे? द्वितीय पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान समास, अंतिम पद प्रधान समास। ठीक है, चलिए फिर किसी समास में बच्चों, किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहा जाता है उभय पद प्रधान। किसी समास में पहला और दूसरा पद प्रधान दोनों होते हैं उसे कहा जाता है उभय पद प्रधान। और किसी समास में ना तो पहला न दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसे कहा जाता है उभय पद अप्रधान। उभय पद अप्रधान लिख देते हैं हम चारों के चारों। लिखने की जरूरत क्यों है अभी पता लगेगी कि इसमें कौन कौन से परिभाषा भी आपको यहीं पर मिल रही है समासों की। देखना जरा, बताते हैं भाई। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान समास, प्रथम पद प्रधान समास पहला हो गया बच्चा। दूसरा द्वितीय लिख दूं मैं इसकी जगह, द्वितीय पद प्रधान समास। लो भैया, अब दोनों पद प्रधान होंगे तो उसे कहा जाता है उभय पद प्रधान समास। और बच्चा चौथा क्या होगा? उभय पद अप्रधान। कोई सा भी पद प्रधान न हो तो उसे कहा जाता है उभय पद अप्रधान समास। प्रथम पद प्रधान समास होगा, कौन सा होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये परिभाषा हो चुकी। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है? जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार हैं भाई। 2 ही तो पद हैं, उसमें पहला पद प्रदान कर दो, दूसरा पद प्रदान कर दो, दोनों पद प्रदान कर दो और कोई से पद को भी प्रधान न बनाओ। किसी दूसरे गांव से प्रधान ले आए, उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। कोई अन्य प्रधान बन जाता है, कोई अन्य शब्द प्रधान बन जाता है। बच्चा ध्यान से सुनना। द्वितीय पद प्रधान किस किस में होता है बच्चों? एक तो तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में और बच्चों क्रमधारीय समास में। देखो परिभाषा कंप्लीट हो चुकी। तत्पुरुष समास ऐसे भी डायरेक्टली पर्सन आता है, उसने परिभाषा पूछ ली द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अगर आपके ये माइंड में होगा तत्पुरुष समास, द्विगु समास और क्रमधारीय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो बच्चों आप बता दोगे। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। और बच्चों दोनों पद प्रधान किस में होते हैं तो बताना। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और किस में कोई भी प्रधान नहीं होता तो बताना बच्चों। बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में
कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये होता है बहुविग्री, ये द्वंद्व, ये बचा। इससे प्रश्न बन सकते हैं। ये परिभाषा लिखवा दी मैंने सारी की सारी। प्रथम पद प्रधान कौन से समास में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। द्वितीय पद प्रधान या अंतिम पद प्रधान कौन से समास में होता है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास और लास्ट में क्रमधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुविग्री समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे प्रश्न बने तो कर देना बच्चों। बात करते हैं हम आगे। अब ये 5 जो टाइप लिखे हुए हैं समास के, 5 टाइप कैसे बताओगे? 5 टाइप कब होते हैं समास के? बताना बच्चों। जब पूछा जाए पेपर में मूल समास कितने हैं। यदि मूल समास कितने हैं पूछा जाए तो 5 बता देना। प्रधानता के आधार पर अगर पूछा जाए तो बताना बच्चों। प्रधानता के आधार पर 4 समास होते हैं। और बच्चों हिंदी में कितने समास प्रयुक्त किए जाते हैं? बताना बच्चों 6। हिंदी में 6 समास प्रयुक्त किए जाते हैं। इनकी बात करेंगे हम। 6 समास कौन कौन से हैं? 4 समास प्रधानता के आधार पर हो गए। मूल समास कितने हैं? तो बताना बच्चों 5 समास मूल समास हैं। और 6 प्रकार के कौन से हैं? भैया मूल समास आप लिखो या ना लिखो, पेपर के लिए तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। मूल समास कितने हैं? 5 हैं। हम बात करते हैं इस जो मेन मुद्दा है हमारा, मुद्दे पर आ जाओ बस। हिंदी में समास कितने प्रकार के हैं? हिंदी में या डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाए, भैया प्रधानता के आधार पर पूछा तो 4 बताए, मूल समास पूछे तो 5 बताए, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न पूछा समास कितने प्रकार के हैं तो 6 बताना। हिंदी में समास कितने प्रकार के हैं तो भी 6 बताना। अच्छा कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से समास होते हैं? तो बात करते हैं हम। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला समास है। बच्चा दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, और बच्चों फिर बहुव्रीहि समास, और लास्ट में ले लिया हमने बच्चों तत्पुरुष समास। आप कहोगे गुरुजी बुकों में तो तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर ले रखा है। बच्चा इनका क्रम कोई निश्चित नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा समास होगा तत्पुरुष। इनका क्रम आप कहीं पर भी चेंज कर सकते हो। इसके टाइप 6 हैं, इसलिए हमने इसको बाद में पढ़ेंगे, इसे सबसे बाद में पढ़ेंगे। हम अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास समाप्त करने के बाद हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, समास लिख देना इनके सामने। ठीक है, बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। एक और बात, अभी मैंने कुछ बताया था इनमें कौन सा पद प्रधान था। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, कर्मधारय और तत्पुरुष और द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास में बच्चों कोई भी पद प्रधान नहीं होता। हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान या उपसर्ग के रूप में लिखा जाता है। अच्छा किताबों में इसकी परिभाषा लिखी पड़ी है, पढ़ लेना, मैं भी बता दूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर कि अव्ययी भाव समास में शुरू में उपसर्ग लगा होता है।
अव्ययी भाव समास में शुरू में उपसर्ग लगा होता है। दो समासिक पद है, उसमें प्रथम पद उपसर्ग होगा और अंतिम पद संज्ञा होगी। उपसर्ग हमेशा विकारी शब्दों में लगते हैं, लेकिन अव्ययी भाव समास में उपसर्ग केवल संज्ञा से जुड़ा होगा। उपसर्ग यदि संज्ञा से जुड़ा होगा तो बच्चा तभी वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। ये प्रथम पद है और ये दूसरा पद है, द्वितीय पद है, ठीक है। और प्रथम पद इसमें क्या होता है? प्रधान। मतलब क्या है? प्रथम पद जो उपसर्ग या अव्यय है, उपसर्ग को क्या बोल देते हैं? और उपसर्ग किसके अंदर रखे जाते हैं? उपसर्ग भी अव्यय के अंदर आते हैं। बच्चा मैंने पहले बताया था अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से थे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और बच्चों इसके बाद विषयादि बोधक बताया था। लेकिन अव्यय के 4 प्रकार से इतर, इसमें निपात भी आते हैं, अव्यय में उपसर्ग भी आते हैं और प्रत्यय भी इसी के अंदर आते हैं। यदि अव्ययी भाव, यदि किसी समासिक पद में प्रथम पद उपसर्ग हो और अंतिम पद संज्ञा हो और प्रथम पद प्रधान हो तो बच्चों वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। क्या लिखेंगे अव्ययी भाव समास में? प्रथम पद उपसर्ग या उपसर्ग को क्या कह देते? अव्यय या प्रधान हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो वहां पर क्या होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास होगा। कैसा क्वेश्चन है? क्या एग्जाम्पल है इसकी? परिभाषा आपको समझ में आ गई? 3 बार बता दी, ये 3 बार बता दी मैंने इसकी परिभाषा। प्रथम पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास में, और कैसा होगा? प्रथम पद उपसर्ग होगा। बच्चा एग्जाम्पल लेते हैं। यथाशक्ति, अंतिम पद संज्ञा है और प्रथम पद है उपसर्ग। आजीवन, भरपेट, यथासंभव या यथार्थ लिख देते हैं, यथासंभव। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें प्रथम पद प्रधान या उपसर्ग के रूप में जुड़ा होता है। प्रतिदिन, और कौन कौन से है बच्चों? प्रत्येक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बाद में संज्ञा नहीं है प्रत्येक में, ठीक है। आमरण, ये वे एग्जाम्पल हैं जो पेपर में पहले आते थे, जो पेपर में अब कम आते हैं, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। बच्चों आजीवन का मतलब जीवन भर, भरपेट, पेट भरने तक। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। यथासंभव, जो संभव हो। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। आमरण, मरने तक, इसमें मरने तक आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके विशेष तथ्यों की। ये एग्जाम्पल आपको बुकों में भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें प्रति हो, भर लिखा हो, यथा लिखा हो, आ लिखा हो, ठीक है। आ का एक और एग्जाम्पल
आजन्म, ठीक है। यथा लिखा हो, ये सब किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में आएंगे, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। बच्चा इसके बाद की बात मेन है, इसके बाद की बात मेन है, ठीक है। जो ये परिभाषा लिखी है इसके उलट, अब इसके उलट हम बात करने वाले हैं। इसमें एग्जाम्पल बनते हैं दिनों दिन, इसमें एग्जाम्पल बनते हैं रातों रात, बच्चों नगर नगर, पल पल, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। अब ये भाव समास के एग्जाम्पल है। हाथों हाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको पता होगा, बुकों में पढ़ा होगा कि योजक चिन्ह जहां पर आ जाएगा वहां पर द्वंद्व समास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। योजक चिन्ह इन एग्जाम्पल में भी है, लेकिन यहां पर अव्ययी भाव समास है, ठीक है। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, पल पल। बच्चों दिन दिन भी हो सकता है, दिन दिन भी हो सकता है, इसी में एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या होगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। क्यों आ रहे हैं ये, ध्यान से सुनना। यदि संज्ञा या किसी अव्यय का दोहरान हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, रिपीटेशन हो रहा हो, ये भी लिख देना। संज्ञा या अव्यय का रिपीटेशन हो रहा हो तो वहां पर बच्चों क्या होगा, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। संज्ञा का रिपीटेशन, संज्ञा का रिपीटेशन नगर नगर, ठीक है। हाथों हाथ, ये संज्ञा का रिपीटेशन है। और बच्चों दिनों दिन, रातों रात, ये सब क्या है, किसका, ये किसका रिपीटेशन है, अव्यय का रिपीटेशन है। पल पल रिपीटेशन किसका है, अव्यय का रिपीटेशन है। बात करेंगे हम अव्ययी भाव के अगले विशेष तथ्य की। ऐसे भी पर्सन आएंगे। अगला विशेष तथ्य क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आपने ये तो पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन वो जो विशेष तथ्य अगला बता रहा हूं, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। विभावप्रांत, विभावप्रांत, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पेपर में आने के चांस अब ज़्यादा हो गए हैं। युद्धोपरांत, ऐसे लिखना। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, बच्चा विवाह के उपरांत परिभाषा से बिल्कुल उलट हो चुका। परिभाषा क्या कहती थी, शुरू में उपसर्ग लगा हो, बाद में संज्ञा हो, लेकिन इसमें शुरू में संज्ञा आ गई और बाद में प्रत्यय जुड़ा है, और प्रत्यय भी कैसा, अव्यय जुड़ा है। मतलब बाद में अव्यय जुड़ा है, इसमें भी बाद में अव्यय जुड़ा हुआ है, इसमें भी बाद में अव्यय जुड़ा हुआ है। बच्चा ये ऐसे एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास में ही आएंगे, इन्हें अपवाद के रूप में देखा जाता है। अगर आपने पढ़े हो, अव्ययी भाव के भी दो प्रकार होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अव्ययी भाव के दो प्रकार होते हैं, जिसमें अव्ययी पूर्व पद, जिसमें अव्ययी पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे यथासंभव, अव्ययी पूर्व प्रधान होता है, या
एग्जाम्पल लेते हैं, यथाशक्ति। अव्ययी पूर्व पद, मतलब पूर्व पद क्या हो, अव्ययी हो, तब भी अव्ययी समास है। दो प्रकार होते हैं अव्ययी समास के, जिसे नहीं पता आज पढ़ लेना। अव्ययी समास के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पूर्व पद अव्ययी, पहला पद अव्ययी होता है। अव्ययी मतलब जिसमें परिवर्तन न किया जा सके। और बच्चों एक होता है नाम, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, जिसमें नाम शुरू में होगा, जिसमें संज्ञा शुरू में होगी, तो भैया वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। ये इसी का उदाहरण है, ये इसी का उदाहरण है। अगर आपको अव्ययी भाव समास के दो प्रकार पता है तो आपको ये भी पता रहेंगे। विवाहोत्तर, युद्धोपरांत, विवाहोपरांत, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, देखना जरा इनको, क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। विवाह के उपरांत, बच्चा समास विग्रह उसी रूप में करना है। कभी आप लिख दो विवाह के बाद, ऐसा नहीं लिख सकते, इसी रूप में समास विग्रह लिखा जाएगा। चलिए एक बात मैं यहां बताने वाला हूं, विवाह के उपरांत, इसमें के लगा हुआ है, आप तत्पुरुष समास लगा देते, इसमें इसका विग्रह करते आप और तत्पुरुष समास लगाते थे। तत्पुरुष समास नहीं लगाना, इसमें अव्ययी भाव समास ही होगा बच्चा, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो समास होंगे वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों।